अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन का, जिसका टॉपिक है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स को अगर हम डिस्कस करें तो किसी भी क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट वो क्वांटिटी ऑफ वाटर है जो कि उस क्रॉप को काश से लेके उस क्रॉप की बर्दाश्त तक पानी जो रिक्वायर्ड होता है वो उस क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट कहलाता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द वाटर रिक्वायरमेंट। इस वाटर जो पानी की रिक्वायरमेंट है किसी भी क्रॉप के लिए, इसके ऊपर इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। तो इसमें फर्स्ट फैक्टर है ग्राउंड वाटर टेबल। अगर ज़मीन का वाटर टेबल जो है वो सरफेस के करीब है तो वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होगा टॉप पे, तो उस फसल के लिए हमें ज़्यादा पानी प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। अगर वाटर टेबल बहुत डाउन जा चुका है तो वही जो पानी हम उसको लगाएंगे वो सीपेज करके डाउन जाता जाएगा और उसके लिए हमें वाटर ज़्यादा रिक्वायर्ड हुआ करेगा। तो फर्स्ट जो है फैक्टर है वो ये हो जाएगा। उसके बाद क्लाइमेट है, उस एरिए का, जिस एरिए में हम क्रॉप को ग्रो करने जा रहे हैं उस एरिए का क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। डेफिनेटली एवेपोरेशन होती है। अगर हॉट एरिया है तो वहाँ पे एक तो फसल की रिक्वायरमेंट, फसल जो उसको अब्जॉर्ब करेगी वो वाटर रिक्वायर्ड होगा। उसके साथ साथ जो दूसरा फैक्टर होगा कि एवेपोरेशन का जो है वो प्रोसेस भी वहाँ पे हो रहा होगा, तो उस हॉट वेदर की वजह से ज़्यादा वाटर हमें रिक्वायर्ड होगा उस फसल के लिए। लेकिन अगर ठंडे क्लाइमेट या कम टेम्परेचर वाले एरिया में हम फसल को ग्रो करने जा रहे हैं तो उसके लिए पानी भी कम रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह टाइप ऑफ सॉइल भी मैटर करेगी। जिस तरह सैंडी सॉइल जो है वो अपने अंदर पानी को ऑब्जॉर्व करके नहीं रखती, सस्टेन नहीं करती, वो उसको ड्रेन आउट कर देती है। तो इस तरह अगर कोई फसल हम सैंडी सॉइल पे ग्रो करने जा रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली हमें पानी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उसकी क्रॉप की जो है वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। इसी तरह सिल्टी सॉइल जो है उसमें सैंडी सॉइल की निस्बत कम वाटर रिक्वायर्ड होगा और इसी तरह सबसे कम वाटर जो रिक्वायर्ड होगा वो क्लेई सॉइल के लिए होगा। नेक्स्ट जो इसके ऊपर फैक्टर इफेक्ट करेगा वो ग्राउंड की स्लोप है। ग्राउंड की स्लोप डेफिनेटली अगर ज़्यादा होगी तो उसमें पानी कम अरसा के लिए स्टे करेगा, पानी कम अरसे के लिए स्टे करेगा तो अब्जॉर्प्शन परसेंटेज भी कम होगी, तो हमें ज़्यादा पानी जो है वो उसको सप्लाई करना पड़ेगा आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है कि किसी भी फसल के को जितनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। जिस तरह फसलों की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिस तरह चावल की फसल को रेगुलर पानी की ज़रूरत होती है, इवन कि उसमें पानी को खड़ा रखना पड़ता है, तो उसके लिए उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। डेफिनेटली अगर आप उस फसल को ग्रो करने जा रहे हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू गंदम और इसी तरह चने की। इन फसलों के लिए हमें कम पानी सप्लाई देना पड़ता है। और जिस तरह इंटेंसिटी, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि चावल की फसल के लिए उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, गन्ने की फसल की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो एज़ कम्पेयर टू जौ, गंदम और चना इनकी इंटेंसिटी कम होती है, इनकी रिक्वायरमेंट भी कम होती है। इसी तरह मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर। तो जिस तरह अगले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे कि इरिगेशन के सिस्टम में हम किन किन तरीक़ों से पानी सप्लाई देते हैं, तो वाटर की एप्लीकेशन जो है वो भी डिपेंड करती है। जिस तरह यूरोप में स्प्रिंकलिंग इरिगेशन का मेथड अडॉप्ट किया जाता है, इस तरह ड्रिप इरिगेशन का मेथड अडॉप्ट किया जाता है। तो इन मेथड्स में चूँकि पानी वेस्ट कम होता है इसलिए रिक्वायरमेंट भी कम होती है पानी की। हाँ, पाकिस्तान में जिस तरह फ्लड इरिगेशन का सिस्टम है तो फ्लड में मतलब पानी ऐसे ही पूरे एरिए को कवर उसको फिल करना होता है, ऐसे छोड़ना होता है। तो वो इस हमारे सिस्टम में जिस तरह फ्लड इरिगेशन का सिस्टम है, अगर आपका इरिगेशन सिस्टम में, तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपका स्प्रिंकलिंग इरिगेशन है तो आपने उसको स्प्रे करना है पानी को,
तो उसमें रिक्वायरमेंट कम होगी, और अगर ड्रिप इरिगेशन है तो उसमें सबसे कम रिक्वायरमेंट होगी ड्रिप इरिगेशन में, अगर ये सिस्टम आप ने अप्लाई किया हुआ है तो। मेथड्स ऑफ प्लोइंग, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्लोइंग है। ये फैक्टर किस तरह अफेक्ट करता है कि अगर हम हल चलाते हुए बहुत ज़्यादा गहराई में जो है मट्टी को प्लो कर लेते हैं, उसको नरम कर लेते हैं, तो डेफिनेटली सीपेज की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और ड्रेन आउट होना शुरू कर देगा, पानी नीचे जाना शुरू करेगा, तो उसकी वजह से उसकी कैपेसिटी हमें ज़्यादा सप्लाई देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। अगर हम सिर्फ अपर सरफेस अप टू 6 इंच जो कि पौधों की जड़ें जहाँ तक जा सकती हैं वहाँ तक अगर उस मट्टी को नरम करेंगे प्लोइंग के दौरान, तो वाटर रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। किस तरह, जिस तरह पहले थोड़ा डिस्कशन हुई कि अगर हमने गन्ना काश्त किया हुआ है तो उसके लिए पानी की मिकदार और चावल की फसल के लिए पानी की मिकदार इन दोनों फसलों के लिए वेरी करेगी। गन्ने के लिए आपने हर हफ्ते बाद अगर पानी देना है, तो चावल के लिए रोज़ाना पानी सप्लाई देनी पड़ती है और उसमें पानी को खड़ा रखना पड़ता है। तो चावल की फसल के लिए डेफिनेटली ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी एज़ कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स जस्ट लाइक wheat or sugarcane. In the same way, rainfall is also affect the requirement of वाटर। जैसा कि अगर किसी भी इलाके में बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर बारिशें होती हैं तो हमें इरिगेशन सिस्टम के थ्रू कम पानी सप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पे मॉइस्चर मौजूद रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा उस एरिए का, उस सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा रहेगा रेगुलर अगर उसमें बारिशें होती हैं। लेकिन अगर किसी इलाके में बारिश बहुत कम होती है तो वो खुश्क, वहाँ पे ज़ाहिर है कि उसकी ज़मीन भी खुश्क होगी, तो हमें ज़्यादा पानी सप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ की फसल के लिए वाटर रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। इसी तरह यूजेस ऑफ फर्टिलाइज़र्स, अगर हम जो मसनूई फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उन फसलों के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और हमें ज़्यादा पानी सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स रिलेटेड टू वाटर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्रॉप्स की कितनी किस्में हैं उनको 4 हिस्सों में बेसिकली 4 किस्मों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट जो टाइप है इसकी वो है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप वो क्रॉप्स हैं जो कि आटम में बोई जाती हैं या सो की जाती हैं और उसके बाद स्प्रिंग में उनको हार्वेस्ट किया जाता है। तो इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनमें है गंदम, जौ, चना, अलसी और आलू। गंदम, जौ, चना, अलसी और आलू ये रबी क्रॉप्स हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो क्रॉप्स हैं जो कि स्प्रिंग में सो की जाती हैं और आटम में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो इनकी जो इकसाम है वो कौन कौन सी हैं वो ये हैं चावल, मकई, मूंगफली। और इसी तरह जो थर्ड वन है वो पेरिनियल क्रॉप्स हैं जो कि जिनको हम दायमी फसलें कहते हैं। दायमी फसलें कौन सी फसलें होती हैं जो कि पूरा साल खड़ी रहती हैं, पूरा साल उनको हमने उनकी निगहदाश्त करनी होती है और उनका पूरा जो क्रॉप पीरियड है वो पूरा साल होता है। तो उसमें एक ही फसल है जो पाकिस्तान में ज़्यादा बोई जाती है वो है गन्ना। इसी तरह 8 मंथ क्रॉप्स की जो टाइप है 4 टाइप। तो 8 मंथ क्रॉप्स की जो फसल है वो पाकिस्तान में जो सो की जाती है वो है कपास की फसल। तो नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है वो क्रॉप रेशो। जिस तरह ये बेसिकली टर्म्स हैं, टर्म्स रिलेटेड टू टॉपिक, ये वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ये टर्म्स जो यूज़ की जा रही हैं। तो क्रॉप रेशो जो है, पहली टर्म में क्रॉप रेशो है, ये फसलें खरीफ और रबी के दरमियान जो रेशो है, मतलब जो मौसम सरमा में और मौसम गर्मा में जो फसलें काश्त की जाती हैं उनके दरमियान जो रेशो है उसको हम क्रॉप रेशो बोलते हैं। ये कॉमनली 1:2 है, यानी कि ठंडे मौसम में जब पानी की कम मिकदार की ज़रूरत होती है उस वक़्त डबल फसलें काश्त की जाती हैं
एज़ कम्पेयर टू गर्मियों के मौसम में जो फसलें काश्त की जाती हैं, क्योंकि उनमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो लोग जिन एरियाज़ में जिनके पास इरिगेशन सिस्टम है वो उन इलाकों में फसलें काश्त कर लेते हैं गर्मियों में, जो कि प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिन इलाकों में इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं है वो फिर फसलें उस जगह पे काश्त नहीं कर पाते। तो इसमें कॉमनली जो सर्वे किया गया है, अगर 1000 एकड़ फसलें काश्त की गई हैं 1000 एकड़ पे सर्दियों में, तो उसके मुकाबले में 500 एकड़ पे गर्मियों में फसलें काश्त होती हैं इन आवर कंट्री। तो नेक्स्ट हमारा जो टेक्निकल टर्म है वो ग्रास कमांड एरिया है। ग्रास कमांड एरिया किसी भी कैनाल या चैनल के लिए वो एरिया है जिस एरिया के लिए उस चैनल को या कैनाल वगैरह को डिज़ाइन किया जाता है, जिस एरिया को इरिगेट करने के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है। तो वो उस नहर या उस चैनल के लिए या उस वाटर कोर्स के लिए वो एरिया जिस एरिया के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है उसको हम टोटल अगर वो कंसीडर करें तो ग्रास कमांड एरिया उस चैनल का कहलाता है। और नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो कल्चरेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल कमांड एरिया क्या है कि जिस एरिया के लिए हम नहर को निकाल के लेके गए, डेफिनेटली वो पूरा एरिया कल्टीवेटेड नहीं होगा। कुछ ऐसी जगहें होंगी, कुछ ऐसे खेत होंगे जहाँ पे फसलें काश्त नहीं की जाती, कुछ बंजर एरियाज़ हैं। तो उन बंजर एरियाज़ को अगर हम डिडक्ट कर दें तो रिमेनिंग जो एरिया बचते हैं जिनके ऊपर इन रियल जिनमें काश्त हो रही है, जिनमें हमने आबपाशी के लिए यहाँ से पानी लेना है, तो वो एरियाज़ जो हैं वो कल्चरेबल एरिया कमांड एरिया कहलाता है। क्रॉप पीरियड जो है ये बेसिकल टर्म ये जितने अरसे के लिए काश्त से लेके इसकी हार्वेस्टिंग तक जो पीरियड होता है किसी भी फसल का उसको हम क्रॉप पीरियड बोलते हैं। और बेस पीरियड एक्चुअली ये वो पीरियड है जो कि पहले पानी से लेके आखिरी पानी के दरमियान जो ड्यूरेशन है, पहला पानी जो किसी भी फसल को दिया गया और आखिरी पानी जो दिया गया उसके दरमियान जो ड्यूरेशन है उसको हम बेस पीरियड कहते हैं। बट क्रॉप पीरियड जो है उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि क्रॉप पीरियड उस फसल को काश्त करने से लेके उस फसल को काटने तक का पीरियड है, ठीक है। जबकि बेस पीरियड जो है वो फर्स्ट जो वाटरिंग का आपका सिस्टम होता है, पहला पानी जो आपने फसल को लगाना है उस पहले पानी से लेके आखिरी पानी तक उसके दरमियान जो पीरियड है उसको हम बेस पीरियड कहते हैं। इसी तरह कोर वाटरिंग, जो फर्स्ट टाइम आप वाटरिंग करते हो अपनी फसल की या क्रॉप की, उसको हम कोर वाटरिंग कहते हैं। मतलब पहले पानी को फसल को जो लगाया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम उसको हम कोर वाटरिंग कहते हैं। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि किसान अपनी ज़रूरियात से इजाफी पैदावार करते हैं और उस इजाफी पैदावार को वो मार्केट में ले जाके सेल आउट करके कैश वो रकम हासिल करते हैं। तो इस निस्बत से इसको कैश क्रॉप्स कहा जाता है। ये कॉमनली हमारे पास जो पटसन है या कपास है या गन्ना है या चावल है इवन के, तो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ही उगाया जाता है। तो उसको जो एक्सेसिव है उसको हम सेल आउट करके वहाँ से कैश जो रकम है वो हासिल करते हैं। तो इस रेशो से इस निस्बत से इनको कहा जाता है कैश क्रॉप्स रोटेशन। नेक्स्ट जो टर्म है वो क्रॉप्स रोटेशन है। तो क्रॉप्स रोटेशन क्या है? बेसिकली क्रॉप्स रोटेशन की जो टर्म है या ये आइडिया है ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉप्स रोटेशन है क्या कि किसी भी ज़मीन पे अगर रेगुलर एक ही फसल काश्त की जाएगी तो इसका जो नुकसान है वो अल्टीमेटली ये होगा कि उसमें ग्रोथ रेट जो है वो उस फसल का कम होना शुरू हो जाता है, उस पर प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है, तो पैदावार कम होती है। तो अगर इसमें हम ये करें कि एक दफ़ा एक फसल लगाई, अगली दफ़ा वो फसल चेंज कर ली जाए, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन किस लिए अडॉप्ट की जाती है? ताकि आपकी जो ज़मीन है उसकी न्यूट्रिशंस जो हैं वो बहाल रह सकें और उसमें फसलों की रोटेशन की जाए। फसलें रेगुलर मुसलसल साल हर साल एक ही फसल जो है वो वहाँ से उसमें सो ना की जाए। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है
पेलियो बेसिकली जो टर्म है ये यूज़ की जाती है जो काश्त, फसल को काश्त से पहले जो उसमें फसल में या उस जगह पे जो पानी दिया जाता है ताकि उस ज़मीन का जो नमी, मॉइस्चर कंटेंट बहाल हो जाए, जो कि फसल के उगने के लिए ज़रूरी होता है। तो उस जो फसल की काश्त से पहले जो पानी दिया जाता है इसको हम पेलियो बोलते हैं, सो दैट उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है ना वो सस्टेन हो सके। तो आज जो हमारा लेक्चर था वो वाटर रिक्वायरमेंट और उसकी बेसिक टर्म्स और उस पे फैक्टर अफेक्टिंग वाटर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड था। तो इससे नेक्स्ट जो लेक्चर हम नेक्स्ट टाइम वो लेक्चर डिलीवर करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।